Okay. So very good morning to every one of you all. Good morning, ma'am. Okay. तो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ सेक्शंस देखे थे. अब हम बढ़ने वाले हैं आगे. ठीक है. वी वर ऑन चार्ट नंबर 2.6 और आज हमारे सबसे 2-3 मेन सेक्शंस इस चैप्टर के होने वाले हैं. एक तो सेक्शन नंबर 12, 13 और वन मोर section which is very important in this chapter is section number 19 जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के बारे में बात करता है, जो कहता है सब्सिडरी कंपनी cannot invest, cannot hold the shares in its holding company. Section 19 is one of the favorite sections of the ICI in CA Inter. उस पर भी हम लोग आने वाले हैं, बट पहले यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं. सेक्शन नंबर 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. हमने जो मेमोरेंडम का क्लॉज किया था, मेमोरेंडम में NR रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उसमें हमने देखा था कि कंपनी का सिर्फ स्टेट लिखा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, प्लस हमने और एक जगह पे रेफरेंस देखा था, वो था इनकॉर्पोरेशन. सेक्शन नंबर 7 लास्ट सेशन ही था. हमने देखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस देती है. अरे इनकॉर्पोरेशन के वक्त क्या आप एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस देते हो? आप नाम रिजर्व करते हो. नाम कितने दिनों के लिए रिजर्व होता है? 20 डेज. इसी 20 दिनों के अंदर क्या आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करते हो? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम, आर्टिकल, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, और क्या क्या सबमिट करते हो? कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन. 2 कैटेगरी के लोग डिक्लेरेशन देते हैं, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स के पिछले 5 सालों में दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट, इन कॉर्पोरेशन और द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी. और एक डिक्लेरेशन, हाँ, के लॉ के सारे रिक्वायरमेंट्स हमने पूरे किए. ये कौन देता है? सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट. उसके साथ साथ कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी. और आप देते हो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस. और एक जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हल्की सी झलक थी, और वो था सेक्शन नंबर 10A. सेक्शन 10A कहता था जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, सेक्शन 10A रिवाइज कर रहे हैं, आपको 2 फॉर्म आरओसी के पास सबमिट करने होते हैं. उसी के बाद कंपनी बिजनेस कमेंस कर सकती है, या तो बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर सकती है. पहला जो फॉर्म था दैट वाज INC 20A, कि हर कोई सब्सक्राइबर ने जितना अग्री किया था उतने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, कंपनी को उतना पैसा दे दिया है और कंपनी को वो पैसा मिल चुका है. ये आपको देना होता है विद इन डैश डेज, 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. और दूसरा जो फॉर्म है जो मेरे लिए रेलेवेंट था, दैट इज INC 22, जहां पे आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में वेरिफिकेशन सबमिट कर रहे हो. ये आपको 30 दिनों के अंदर सबमिट करना होता है विद द आरओसी. तो 10A कहता था दोनों फॉर्म सबमिट होने के बाद ही आप बिजनेस कमेंस कर सकते हो, या तो बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हो. यस और नो गाइस? श्योर? 100%? वेरी गुड. तो अब देखो 10A में उसका रेफरेंस था, बाकी जगहों पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस का रेफरेंस था. अब देखो सेक्शन 12 इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके, सेक्शन 12 कहता है, क्या कहता है सेक्शन नंबर 12? के फ्रॉम द 30th डे होता है ऐसा कभी कभी. आई नो इट इज टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस, बट कंटेंट क्या है बेटा? कंटेंट, ठीक है. तो देखो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30th डे पे, ओके, कंपनी शुड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस. नॉट ओनली हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, द कंपनी शैल ऑलवेज वेरीफाई इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्सो विद इन 30 days फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन. तो दोनों भी चीजें यहां पर इंक्लूडेड है. देखो आप अगर गौर से देखोगे, 1,
a company should have a registered office from the 30th day of its incorporation. Not only having, but we are also saying the company shall also verify its registered office from 30 days of its incorporation. दोनों भी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यही रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और नाम कंपनी का आप लिखते हो आउटसाइड एवरी फैक्ट्री, आउटसाइड एवरी ऑफिस. अलॉन्ग विद दैट कंपनी का अगर वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स लिखते हो. तो ये सारी चीजें है. लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी की तो भी चलेगा. ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर आर दीज पॉइंट्स. कल जाके आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर. मेरे को एक बात बतानी है. अगला ही सेक्शन जो हम करने वाले हैं दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम. अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम. अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम में सारा अल्ट्रेशन हम लोग देखने वाले हैं. नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, सब सब सब. इसमें एक अल्ट्रेशन है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का अल्ट्रेशन. बट अल्ट्रेशन के पहले आई वांट टू आस्क यू वर्चुअल किड्स, आप लोग भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो. कम ऑन गाइस, आप लोग बताओ मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस के क्लॉज में आप क्या लिखते हो? स्टेट. सिर्फ क्या लिखते हो? स्टेट. सिर्फ स्टेट लिखते हो. मतलब अगर आपका स्टेट चेंज हुआ है तो ही माना जाएगा कि मेमोरेंडम अल्टर हुआ है. सही या गलत? आपके मेमोरेंडम में आप लिखते ही स्टेट हो, तो अगर स्टेट चेंज हुआ है तो ही मेमोरेंडम अल्टर होता है. जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरात के अहमदाबाद में थी, वहां से मैं राजस्थान के जयपुर शिफ्ट हो रही हूं, तो क्या मेरा स्टेट चेंज हो रहा है? तब क्या मैं मानूंगी कि मेमोरेंडम अल्टर हो रहा है. बट अगर मेरा पुणे कैंप में ऑफिस था, पुणे कैंप से मैं पुणे एफसी रोड जाती हूं, क्या मेरा स्टेट चेंज हुआ है? अरे बोलो ना. नहीं. मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट होती हूं, क्या मेरा स्टेट चेंज हुआ है? अरे बोलो. नहीं हुआ है. मेरा स्टेट चेंज नहीं हुआ है. और अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ है, सेक्शन 13 अट्रैक्ट नहीं होता है. तब सेक्शन 13 अट्रैक्ट नहीं होता है. 13 तभी अट्रैक्ट होगा जब मेमोरेंडम अल्टर होता है, और मेमोरेंडम तभी अल्टर होगा जब स्टेट चेंज होता है. यस और नो गाइज? पक्का? 100%. तो अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज, अग्रीड स्टेट चेंज हुआ तो मेमोरेंडम अल्टर हुआ, सब कुछ 13 में कवर्ड है. बट देखो, हर केस ऐसा केस नहीं होता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो और स्टेट भी चेंज हो रहा है. हर केस ऐसा केस नहीं होता है. दूसरे भी तो केसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक दो एग्जांपल्स आपको बताए. ये चेंजेस जो है, ये चेंजेस कवर्ड है अंडर सेक्शन नंबर 12. ये चेंजेस जो है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन नंबर 12. कौन से सारे चेंजेस? यही सारे चेंजेस दैट यू आर शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस. यू आर शिफ्टिंग your registered office, but now there is not a change in the state, but there is a change otherwise. उसके लिए भी एक प्रोसीजर है. ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने. सबसे पहला केस देखो, मैं कैंप, पुणे कैंप से पुणे एफसी रोड शिफ्ट हो रही हूं. क्या कैंप भी पुणे में ही है? क्या एफसी रोड भी पुणे में ही है? क्या मैं सेम स्टेट में हूं? फॉरगेट अबाउट स्टेट, क्या मैं सेम सिटी में हूं? अरे हाँ है ना. बट जो भी है, भले ही मैं सेम सिटी में हूं, क्या मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही हूं? अरे कर रही हूं या नहीं? अगर मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही हूं, इट इज अ शिफ्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस. इट इज अ शिफ्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, but it is not resulting into alteration of memorandum. But it is not resulting into alteration of memorandum. तो पहला केस है आप विद इन द सेम सिटी हो. सेकेंड केस अगर आप देखोगे, आप सिटी के तो बाहर हो, बट यू आर विद इन द सेम स्टेट. यू कैन राइट इट डाउन अलॉन्ग विथ मी. ओके,
इफ यू वांट टू। वर्चुअल किड्स आप लोग भी साथ साथ में लिख सकते हो, बट सिर्फ लिखने पे ध्यान मत दो, एक्सप्लेनेशन पे भी दो। जो जो मैं एक्सप्लेन करूं वैसे वैसे लिखते जाओ। सेकंड केस का हेडिंग देखो आप, सेकंड केस का हेडिंग, आप सिटी के बाहर जा रहे हो बट यू आर विद इन द सेम स्टेट। जैसे कि मैं गुजरात के राजकोट में थी, गुजरात के राजकोट से मैं जा रही हूं गुजरात के सूरत में। क्या दोनों भी शहर गुजरात में ही है? क्या मेरा स्टेट चेंज हो रहा है? अगर मेरा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका यह मतलब हो गया मेरा मेमोरेंडम तो अल्टर नहीं हो रहा है। बट क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस तो शिफ्ट हो रहा है ना, कुछ तो प्रोसीजर होगा। यह प्रोसीजर दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 12। यह प्रोसीजर दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 12। तीसरा केस अगर आप देखोगे, देखो ये केस सिर्फ अट्रैक्ट होता है दो ही स्टेट्स के केस में। एक है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड दूसरा इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बिकॉज इन बोथ दीज टू स्टेट्स देर आर टू आरओसीज। जैसे कि महाराष्ट्र में दो आरओसीज है, एक पुणे में और एक मुंबई में, और तमिलनाडु में भी दो आरओसीज है, एक चेन्नई में और एक कोयम्बतूर में। ओके, एंड हो सकता है ये दोनों स्टेट्स के केसेस में कि आप सिटी के बाहर जा रहे हो, आप स्टेट के भी विद इन ही हो, बट नाउ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आरओसी इज चेंजिंग। आरओसी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो चेंज हो रहा है, तब अट्रैक्ट होता है केस नंबर 3। देखो केस नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? ये भी सिटी के बाहर जा रहा है, विद इन द सेम स्टेट है, ये भी सिटी के बाहर जा रहा है, विद इन द सेम स्टेट है। बट अगर आप और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखोगे, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, केस नंबर 2 में आरओसी इज द सेम, वेराज केस नंबर 3 में आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन हैज चेंज्ड। हां, जैसे कि जब आप पुणे से मुंबई जाते हो, जब आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं, अभी क्लियर हुई, ऐसे मेरे को लगा। देखती हूं मैं। अमर, अमर, कुछ देर पहले ब्लैक स्क्रीन आई थी, वो कनेक्शन लूज है क्या? देख तो, थोड़ी थोड़ी सेकंड्स के लिए, 1-2 सेकंड के लिए वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अब ठीक है, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, वो 2-3 सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन आती है, फिर वापस से आ जाता है। देख तू थोड़ी देर बैठ। केस 2 और 3 में ये डिफरेंस है कि केस 3 में द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आरओसी इज चेंजिंग। जैसे कि जब आप पुणे से मुंबई शिफ्ट होते हो, जब आप पुणे से मुंबई शिफ्ट होते हो क्या रहा है? पुणे से मुंबई शिफ्ट होते वक्त आप अगर ऑब्जर्व करोगे, आप भले ही शहर के बाहर जा रहे हो और आप स्टेट के विद इन हो, बट नाउ अर्लियर यू वर फॉलोइंग अंडर पुणे आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन एंड नाउ यू हैव फॉलन अंडर मुंबई आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन। तो उसका भी प्रोसीजर जो है वो बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 12। और केस 4 में भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, बट केस 4 में नाउ यू आर गोइंग आउटसाइड द स्टेट, एंड बिकॉज यू आर गोइंग आउटसाइड द स्टेट, जैसे कि पहले आप कहां पे थे? अमृतसर में थे, अमृतसर इज इन पंजाब। फ्रॉम अमृतसर यू आर शिफ्टिंग टू जयपुर, जयपुर इज इन राजस्थान, योर स्टेट इज चेंजिंग, देन दिस विल अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 13, दिस विल अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 13। ओके, तो अभी तो हम लोग सेक्शन नंबर 12 देख रहे हैं, देख ले सेक्शन नंबर 12, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केस है पुणे कैंप से आप पुणे एफसी रोड शिफ्ट हो रहे हो, पुणे कैंप से आप पुणे एफसी रोड शिफ्ट हो रहे हो, पुणे कैंप से आप कहां शिफ्ट हो रहे हो? पुणे एफसी रोड आप शिफ्ट हो रहे हो। तब इस केस में लॉ मेकर कहते हैं, क्या कहते हैं लॉ मेकर? कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया तो भी चलेगा, आपको शेयर होल्डर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, या आपको रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेने की जरूरत
नहीं है। आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और प्लस INC 22 में आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन किया था। देखो 10A में भी INC 22 की झलक थी, और सेक्शन नंबर 12 भी कहता है that you should have a registered office within 30 days and you should verify this registered office within a period of 30 days. ये भी INC 22 में ही हो रहा है, तो लॉ भी सिंक में ही है। बट अब आप सोचो, वेरिफिकेशन मतलब आपने सिर्फ स्टेट नहीं बोला है, स्टेट के साथ साथ शहर, शहर के साथ साथ गली, गली के साथ साथ बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ साथ कौन सा फ्लोर, कौन सा ऑफिस, सारी डिटेल्स आपने दी है वेरिफिकेशन के वक्त। अरे दिए या नहीं दिए? अब अगर आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस 1 से ऑफिस 2 पे भी शिफ्ट होते हो ना, तो भी आपको INC 22 वापस से सबमिट करना होता है ROC के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, क्योंकि इसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ROC, सेंट्रल गवर्नमेंट, RD आपसे कम्युनिकेट करता है। समझो आप बात को, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स आपसे बातचीत करते हैं ऑन दिस रजिस्टर्ड ऑफिस। ऑफिस 1 का भी आप अगर ऑफिस 2 है तो बात नहीं चलेगी। आपकी चिट्ठियां अगर पड़ोसन के घर जाई चलेगी आपको? आप बोलोगे शहर तो सेम है ना, राज्य तो सेम है ना, सोसाइटी भी सेम है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपकी चिट्ठी आपके यहां ही आनी चाहिए, और पड़ोसन की चिट्ठी पड़ोसन के पास ही जानी चाहिए। तो अगर आप एक ऑफिस भी शिफ्ट होते हो, आई डोंट केयर, you have to again submit INC 22 with the ROC within a period of 30 days. पहला वाला case is a very minor change where you're changing within the same city, town or village. इसलिए we've not bothered many people. We've said board resolution pass कर दिया, that is enough. board resolution pass करके आप क्या कर सकते हो? INC 22 सबमिट करके आपका कैंप से FC रोड पे ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप सिटी के बाहर जा रहे हो बट यू आर विद इन द सेम स्टेट, सेम ROC भी है, जैसे कि गुजरात के राजकोट से गुजरात के सूरत आप शिफ्ट हो रहे हो, तो ऐसे केस में अब लॉ मेकर कहते हैं दैट यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर शुड not be less than 3 times the votes against the resolution. The votes in favor should not be less than 3 times the votes against the resolution. इसको क्या कहते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। और जैसे ही SR पास होता है आपको सबमिट करना पड़ता है MGT 14 with the ROC within a period of 30 days. और प्लस INC 22 तो आपको भरना ही है, इसके लिए आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो देखो INC 22 ROC के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो केस 1 के कंपैरिजन में केस 2 में जो एडिशनल बात है दैट इज पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बराबर ना। अब केस 3 पे आ जाइए, केस नंबर 3, जहां पे आप सिटी के बाहर जा रहे हो, यू आर विद इन द सेम स्टेट but now the jurisdiction of the ROC has changed. इस केस में अब आप क्या करोगे? यहां पे भी आपको SR तो पास करना ही है, और जैसे ही आप SR पास करते हो you submit MGT 14 with the ROC within a period of 30 days. ये भी होने वाला है बट नाउ, और INC 22 भी होने वाला है। होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्या कहा, ऑफिस 1 से आप ऑफिस 2 में भी शिफ्ट होते हो तो भी आपको INC 22 सबमिट करना पड़ता है। यहां पे तो आप शहर के बाहर जा रहे हो, क्या आप INC 22 सबमिट करोगे? अरे करोगे या नहीं करोगे? बट हियर एडिशनली यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। तो अब देखो कैसा होगा, यहां पे मैंने नीचे लिखा है 30-60-30। What is this 30-60-30? ये देखो मेरे को आपको कुछ बताना है, यहां पे लिखा होगा। ओके, सबसे पहली बात तो
यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर. किसका अप्रूवल लेने वाले हो? रीजनल डायरेक्टर आपको हाँ या ना बोलता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. अब जैसे ही रीजनल डायरेक्टर ने हाँ बोला है, देखो अगर रीजनल डायरेक्टर ना बोल देता है, क्या आप शिफ्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. बट सपोज रीजनल डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया. जैसे ही रीजनल डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया है, रीजनल डायरेक्टर का जो कंफर्मेशन लेटर है ना, वो आप आरओसी के पास फाइल करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. आप किसके पास अप्लाई कर रहे हो अप्रूवल के लिए? नहीं, अप्रूवल के लिए रीजनल डायरेक्टर. सुनो मैंने क्या सवाल पूछा. आप एप्लीकेशन किसको दे रहे हो? रीजनल डायरेक्टर को. आप रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करते हो. ओके, रीजनल डायरेक्टर आपको हां या ना बोलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. विद इन अ पीरियड ऑफ, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही रीजनल डायरेक्टर ने हां बोला है, उसका जो कंफर्मेशन का लेटर है वो आप आरओसी को सबमिट करोगे. वो आप सबमिट करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. और आरओसी जो है ना, इसी चेंज को अपने रिकॉर्ड में सर्टिफाई करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. क्योंकि देखो अभी तक सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम पुणे की आरओसी संभाल रही थी. अब आप पुणे से कहां शिफ्ट हो रहे हो? मुंबई. तो सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम कहां शिफ्ट हो जाएगा? मुंबई आरओसी. तो अब ऐसे केस में इवन पुणे आरओसी हैज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम, कि अब बच्चा पुणे से शिफ्ट हो रहा है टू मुंबई. तो इसलिए अब आरओसी भी ये सर्टिफाई करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. तो ऐसे करके ये 30, 60, 30 आता है. देखो मैं वापस से कहती हूं, विदाउट लुकिंग इनटू द बुक्स, लेट्स सी. आप अप्रूवल के लिए इस केस में किसके पास जाते हो? रीजनल डायरेक्टर. रीजनल डायरेक्टर आपको हां या ना कितने दिनों में बोलेगा? 30 डेज. 30 डेज. कितने दिनों में? 30 डेज. मैंने जो बोला है वो अच्छे से सुनो आप लोग. जैसे रीजनल डायरेक्टर से कंफर्मेशन आ गया, आप ये कंफर्मेशन आरओसी को देते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. और आरओसी इसको सर्टिफाई करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. तो ऐसे करके ये 30, 60, 30 आता है. आई बात समझ में? अरे बोलो ना. और केस 4 में तो आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड द स्टेट. तो ये सेक्शन 12 में कवर्ड नहीं है. ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 13 में कवर्ड है. क्योंकि हम रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये पॉइंट भी हम कवर कर लेते हैं. ठीक है. यहां पे भी रेजोल्यूशन जो लगेगा, कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा आपके हिसाब से? एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. ठीक है. अमर बाद में नहीं कर सकता है क्या तू? यहां पे भी जो रेजोल्यूशन लगता है दैट इज गोइंग टू बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे ही पास होता है, MGT 14 will be filed with the ROC within a period of 30 days. ठीक है. प्लस रेगुलर बैच के बच्चे उनको अलाउ किया मैंने. नाम लिख लो आप लोग बस. सुनो ना मेरी बात. जैसे MGT 14 ROC के पास फाइल होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यू विल ऑल्सो फाइल INC 22 विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. बट ये सब कब होगा? ओनली आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द अप्रूवल. यहां पे जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज करते वक्त आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है. स्टेट चेंज करते वक्त आपको किसकी जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट. बट खैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर आरडी को ही दिया हुआ है. तो इवेंचुअली आप केस 3 में भी आरडी के पास ही जा रहे हो, और केस 4 में भी आप किसके पास जा रहे हो? आरडी के पास. तो यू गो एंड यू मेक एन एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर. रीजनल डायरेक्टर आपको कंफर्मेशन देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. और ये कंफर्मेशन आप आरओसी को सबमिट करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. ओके. बट यहां पे और एक पॉइंट एडेड है. अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो,
Okay, you also need to take the approval from all your creditors and all your debenture holders. From all your creditors and all your debenture holders. ठीक है, आपको इनको कन्विंस करना पड़ेगा कि अब आप अमृतसर में नहीं बल्कि जयपुर में जा रहे हो. इससे उनको कोई इंपैक्ट नहीं होगा. इनका पैसा जब ड्यू है तभी उनको दिया जाएगा. अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं, ट्राई टू कन्विंस देम बाय गिविंग अ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी देकर भी अगर नहीं मानते हैं, यू आर सपोज टू पे देम ऑफ. तो आप आरडी का अप्रूवल लोगे, क्रेडिटर्स का अप्रूवल लोगे, फिर आप एसआर पास करोगे, फिर आप एमजीटी 14 और आईएनसी 22 सबमिट करोगे. ओके, श्योर, 100%. अच्छा देखो, हम लोग ये किसके बारे में बात कर रहे थे? शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. 99% केसेस में जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वही आपका कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, जहां से आप सारा काम करते हो. बट जस्ट इन केस, सपोज आपको SEZ में आपने फैक्ट्री खोली है, तो आपका फैक्ट्री एरिया ऑफ ऑपरेशन वो SEZ जोन में है. ओके, बट आपका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, से फॉर एग्जाम्पल मुंबई में अज्यूम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एरिया ऑफ ऑपरेशन एक जगह पे है और वही हमने रजिस्टर्ड ऑफिस की तरह रजिस्टर किया है बिकॉज वी वांट टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ SEZ जोन. तो रजिस्टर्ड ऑफिस उस जोन में है, बट उस जोन से रह के हम ऑपरेट नहीं कर सकते इंडिया लेवल, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, बाकी वर्कर्स का इशू है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो तो अंडर डेवलप्ड एरिया है. गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहता है, सब्सिडीज देता है, इसलिए तो हमने वहां पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर करवाया है. बट हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस इज इन मुंबई. अब अगर हम कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई से पुणे शिफ्ट करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई से पुणे शिफ्ट करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस आप मुंबई से पुणे शिफ्ट करते हो, तो क्या होगा? क्या ये सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे? तो ये सेक्शंस अट्रैक्ट नहीं होंगे. तुक्का करेक्ट लगा. क्यों? हाँ, क्योंकि ये सारे सेक्शंस कब अट्रैक्ट होते हैं? व्हेन योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टिंग. व्हेन योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टिंग, तब ये सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं. हो सकता है, बट यूजुअली जहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. जैसे कि SPC प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस इज ऑफिस नंबर 15B, बट वही उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है. 99% केसेस में वही होता है, बट इंस्टीट्यूट तो वो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी पूछती है ना, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कवर किया. तो ये सेक्शंस कब अट्रैक्ट होते हैं? जब रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है. कॉर्पोरेट ऑफिस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? रजिस्टर्ड ऑफिस से. ठीक है, तो ये सेक्शन 12 के बारे में बात था. और एक क्लॉज सेक्शन 13 का हमारा हो गया, अल्टरेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. एक बार इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछती है वो देखे क्या हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जिस तरह से आप ब्लैंक हो जब मैं बोल रही हूँ, आई थिंक अगर मैं टेस्ट लेती भी हूँ, आई शुड गिव यू 1-2 दिन की छुट्टी फॉर पढ़ाई करने के लिए, तो ही मतलब होगा. नहीं तो आप ऐसे ही देने के लिए टेस्ट दोगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा. आप भी शॉक में रहोगे और मैं भी शॉक में रहोगे, क्योंकि रिजल्ट भी तो चाहिए ना, और पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. सिर्फ मैं पढ़ाती जाऊंगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखने का काम कौन करने वाला है एग्जामिनेशन में? आप लोग. मैं चाहकर भी नहीं लिख सकती हूँ आप लोगों के लिए. तो जो काम आपका है वो काम आपका ही है. अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपके लिए नहीं कर सकती, चाहे कितना भी भारी पढ़ा लूँ मैं, कितने भी रिवीजन ले लूँ, कितने भी ऐसे QR कोड दे दूँ रिवीजन के लिए, कोई मतलब नहीं है. जब तक आप खुद नहीं बैठते हो, पढ़ना चालू नहीं करते हो, आपको अंदाज आएगा ही नहीं कि आपको कितना समय लग रहा है एक आंसर लिखने के लिए, आप कितना लिख पा रहे हो, कितना सही लिख पा रहे हो. ये आपको तभी अंदाज आएगा
जब आप टेस्ट दोगे तब, और टेस्ट के बहाने से ही आप पढ़ने वाले हो। होमवर्क भी नहीं कर रहे हो आप लोग, 2-2 क्वेश्चंस। क्या बोलूं अब मैं आपको, डिसअपॉइंटेड। बल्कि मैंने सैटरडे के दिन तो क्लास भी नहीं ली थी, तो आपको और करना चाहिए था। अभी थोड़ी देर से ही लेके आ जाना ऑफिस में। क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए। चलो, ये क्वेश्चन 1 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, इंडोर मैनेजमेंट। जो आप लोगों ने नहीं किया। बताती हूँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12, हाँ, एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस का चार्ट दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट होता है बेटा एप्लीकेशन पे, ले लो, दूसरे फोन से लेइए। बट स्क्रीनशॉट के भरोसे पे मत रहना दिव्यांश। राइट इट इन योर बुक्स आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। थोड़ा सा दिमाग को त्रास दो। दिया स्क्रीनशॉट? कुछ डाउट है? क्योंकि आईएनसी भर के कुछ मतलब ही नहीं है जब तक अप्रूवल नहीं आए, तो है ना। क्या 60 हो? INC 22 is filed 30 days from the day you shift your registered office. हाँ, कैसे 60 हो गया? ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा एंड व्हेन यू शिफ्ट देन यू सबमिट INC 22। नहीं, उसके पहले शिफ्ट कैसे करोगे? अप्रूवल ही नहीं मिला है तो शिफ्ट कैसे करोगे? क्वेश्चन 12 देखो। 12, MGT 14 Aditya, MGT 14 is submitted 30 days from passing of SR. उसका बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। SR पास किया, 30 दिनों के अंदर MGT 14 सबमिट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 12 पे आ जाओ। 12, XY Limited has its registered office at Mumbai in the state of Maharashtra. For better administrative conveniences, the company wants to shift its registered office from Mumbai to Nasik. Mumbai to Nasik. Institute कितना अच्छा है ये भी लिख लिया, it is within the state of Maharashtra. Okay. What formalities the company has to comply with under the provisions of the Companies Act for shifting of the registered office? Okay. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। पहली बात तो मुझे बता, पहले भी क्या आप महाराष्ट्र में थे? और अभी भी क्या आप महाराष्ट्र में ही हो? मतलब क्या आपका स्टेट चेंज हो रहा है? अगर आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सेक्शन नंबर 13 अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 12। अब डिपेंड करता है केस 2 है या केस 3 है, कि आपका क्या आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है या क्या आपका आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वहां पे इंस्टीट्यूट ने ये प्रिज्यूम किया है कि आपका आरओसी चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा केस है? 1, 2, 3 या 4? सेकेंड। वेरी गुड, अब आ रहा है ना थोड़ा सा समझ में। सेकेंड केस अगर है, यू ओनली नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और जैसे ही SR पास हुआ, MGT 14 टू बी फाइल्ड विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एंड प्लस वेरिफिकेशन के लिए INC 22 भी आप ROC के पास फाइल करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। सो मेन अप्रूवल इज स्पेशल रेजोल्यूशन।
यहां पे सेक्शन 13 अट्रैक्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट in the change in the memorandum. Why? Because the memorandum ka clause only states the state of the registered office. बराबर ना? सारी बातें हमने आंसर में लिखी है. मेमोरेंडम के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में सिर्फ स्टेट लिखा होता है. यहां पे आप पहले मुंबई महाराष्ट्र में ही थे, अभी आप नासिक महाराष्ट्र में ही हो, आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो सेक्शन 13B अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मेमोरेंडम अल्टर नहीं होता है. बट हां, क्या सेक्शन 12 अट्रैक्ट हो रहा है? अज्यूमिंग दैट द आरओसी का जुरिस्डिक्शन इज नॉट चेंजिंग, यू विल से दैट यू विल ओनली नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. समझा आपको? ये थ्योरी पे सवाल कैसे पूछता है ऐसी है. ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 13. एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस. कम ऑन, चेक इट आउट. द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने टू दादर, both places falling within the jurisdiction of Mumbai ROC by passing a special resolution, but without obtaining the approval of the regional director. यहां पे रीजनल डायरेक्टर, अच्छा, बट एक्चुअली थाने में आपको बताती हूँ, थाने ऑल्सो कम्स अंडर मुंबई ओनली, और दादर ऑल्सो कम्स अंडर मुंबई ओनली. ओके, तो अब ऐसे केस में आपको आरडी के तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है. हाँ या ना? एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा डाइसी है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी होता है, और यहां पे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सवाल ऐसा पूछा है, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज गिवन. स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए दिया है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहां पे दिया हुआ है ये थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है और दादर मुंबई डिस्ट्रिक्ट में आता है. उन्होंने थाने को मुंबई में कंसिडर नहीं किया है क्वेश्चन में. अपन करते हैं लेमैन, बट यहां पे इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली कहा है थाने इज फॉलिंग अंडर थाने डिस्ट्रिक्ट एंड दादर इज फॉलिंग अंडर मुंबई डिस्ट्रिक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गई है. हाँ, लिख सकते हो, लिखना चाहिए. ओके, तो आप कहोगे यहां पे एसआर पास कर दिया, इनफ है, क्योंकि आपका दोनों का भी जुरिस्डिक्शन सेम है आरओसी का. सो इट फॉल्स अंडर केस नंबर 2, इट डज नॉट फॉल अंडर केस नंबर 3. नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई. रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई, वेयर एज द कॉर्पोरेट ऑफिस इज सिचुएटेड इन पुणे. आई ना बात बराबर? अब इतने डिटेल में नहीं पढ़ते तो कहां आता आपको इसका जवाब. A Limited proposes to shift its corporate office from Pune to Mumbai. कॉर्पोरेट ऑफिस आप शिफ्ट कर रहे हो. क्या रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है? तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होने का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. कॉर्पोरेट ऑफिस तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन से शिफ्ट कर ही सकते हो, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो. हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वही उसका आंसर होगा. देखो, शिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस अंडर द बोर्ड रेजोल्यूशन इज वैलिड. और एक तीसरा केस भी डाला है उन्होंने. देखो ना तीसरा केस, देखो तीसरा केस. The registered office is situated in a certain place of a city is proposed to be shifted to another place within the local limits. केस 1, जहां पे किससे बात बन जाएगी? बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी. ये सुनो गाइस, वही लिखा होगा यहां पे. देखो, इट्स जस्ट a 3 marks क्वेश्चन, सो 1 mark ईच. नहीं, आपके जब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे सब क्वेश्चंस होते हैं ना,
यूजुअली जैसे अगर इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस है, द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, तो इंस्टीट्यूट जो मार्क्स को बाइफरकेट करता है, इट्स लाइक 1 मार्क ईच। तो अगर आपका फर्स्ट एंड थर्ड भी करेक्ट आया है, यू कैन गेट 2 मार्क्स। अगर आपको तीनों करेक्ट आया है, आपको पूरे 3 मार्क्स भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, बाकी क्वेश्चंस में आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, उन क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट कभी भी पूरे मार्क्स नहीं देता है जहां पे केस लॉ, प्रॉपर केस लॉ होता है, फिर आप प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन देते हो। उन क्वेश्चंस में मैंने कभी नहीं देखा है कि फुल मार्क्स मिले हैं। मतलब ऑल इंडिया टॉपर जो होगा लॉ का, ऑल इंडिया टॉपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AIR1, हो सकता है AIR1 के 60s में मार्क्स है लॉ में, ऐसा भी हो सकता है। मैं बात कर रही हूं सब्जेक्ट वाइज टॉपर। सब्जेक्ट वाइज टॉपर में मैंने आज तक इट्स बीन 12 years, मतलब दिस बैच वाज द 25th बैच ऑफ माय करियर, मैंने कभी नहीं देखा है मेरे स्टूडेंट्स का भी, या कोई भी फैकल्टी या सेल्फ स्टडी का बच्चा भी क्यों ना हो, कि उसको 90+ मार्क्स, फॉरगेट अबाउट 90+, 85 मार्क्स प्लस भी मिले हैं लॉ में। कोई अगर आपसे कहता है हमारे फैकल्टी ने बहुत भारी पढ़ा है, 90+ मार्क्स भी मिल सकते हैं, सी बना रहा है आपको। सच में इट्स नॉट पॉसिबल। फाइंड इट आउट इन द हिस्ट्री ऑफ लॉ। अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आया है, क्या सुना है आपने सब्जेक्ट टॉपर लॉ का, बताओ मुझे। इट कैन नॉट बी मोर देन 85। मेरा जो सब्जेक्ट टॉपर है उसको 82 और 81 के 2-3 बच्चे हैं। 85 तक तो मैं भी नहीं गई हूं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट पॉसिबल ही नहीं। गॉन आर दोज डेज। थियोरी सब्जेक्ट में स्कोर करना है, 12th तक ही खुश रहो। फाउंडेशन लेवल से ये चीज एक्सपेक्ट करना आप छोड़ दो। फाउंडेशन लेवल में इकोनॉमिक्स की बात अलग थी क्योंकि वो MCQ का पेपर था। राइट नाउ फाउंडेशन लॉ इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। इंटर में ऑल पेपर्स आर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। लॉ में आप बता दो कोई बच्चा जिसको 90+ मार्क्स मिले, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताती हूं, इंस्टीट्यूट के जो एग्जामिनर्स है, एक मेरी फ्रेंड है, इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स को बोला ही जाता है कि अगर लॉ का पेपर है, सपोज 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो पहली बात तो बच्चे का कंटेंट इज गॉड, कंटेंट कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करता है, नॉट इवन दी ICI। तो सबसे पहली बात तो ICI एग्जामिनर्स को बोलता है आप कंटेंट देखो। तो जैसे देखो, ये वाले क्वेश्चन की बात अलग है क्योंकि ये 1 लाइनर्स आंसर्स है, बट अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो कंटेंट के बारे में देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा आपकी राइटिंग अच्छी है यानी आपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सब कुछ अगर सही है तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताती हूं, आधे से ज्यादा बच्चों का इंग्लिश से ही प्रॉब्लम है, तो ग्रामर गया, स्पेलिंग्स गए। बाकी के आधे बच्चे जो बैठे हैं उनका हैंडराइटिंग इशू है, तो प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग में गया है, और ऊपर से कंटेंट के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। तो अब आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, आपका क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, उसके हिसाब से आपको 4 में से मार्क्स मिलते हैं। राइटिंग अच्छी नहीं है, भूल जाओ, आधा मार्क गया। स्पेलिंग्स और ग्रामर का मिस्टेक है और आधा मार्क गया। कंटेंट कितना लिखोगे यार। अगर इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा है, से फॉर एग्जांपल, चलो ये क्वेश्चन पूछा है 11th नंबर क्वेश्चन, दिस इज द आंसर दैट द एग्जामिनर इज गिवन, और एग्जामिनर को बोला जाता है ये आंसर से आप कंपेयर करो ये बच्चे का आंसर। मैं आपको बोलती हूं, आप 100 चीजें जब रीड करते हो ना मेन बुक में से, आप याद कर पाते हो 80%। ऐसा कभी नहीं होता है 100 का 100 आप याद कर सकते हो और आपके दिमाग में फिट है। नोबडी कैन डू दैट, नॉट इवन आइंस्टाइन। व्हाट आर वी, हाउ कैन यू लिटरली जस्ट लर्न एवरीथिंग? 80% ही याद होता है। उस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ याद हुआ है, बट इवेंचुअली इट्स अ प्रोसेस। डिमिनिशिंग कर्व भी कुछ है जो प्रूवन है। आप 100 चीजें लर्न करते हो, 80% आपको याद रहता है। एग्जामिनेशन का वो प्रेशर, एंजाइटी, दैट एनवायरमेंट, अकाउंट्स का पेपर कितना अच्छा था या बुरा था, वो प्रेशर ऑन लॉ, आप 60% चीजें लिख पाते हो और आपको मार्क्स मिलते हैं 50%। तब जाके आप क्लियर होते हो बेटा। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ही विद 200 पेजेस बुक, कितना याद रखोगे?
कितना लिख पाओगे और मार्क्स कितने मिलेंगे. दिस इज एक्चुअली द आंसर गिवन इन द ICI मॉड्यूल. और जो मेरी फ्रेंड जितना मेरे को बताती है, whom I can trust, she says यही is the suggested answers which are given to her, which we compare with what the kids have written. फिर कोई श्रूड एग्जामिनर है, ये पॉइंट नहीं लिखा, आधा मार्क कट, ये नहीं लिखा, आधा मार्क कट, जो लिखा वो नहीं, ये नहीं लिखा, कट कट कट. फिर मिलता है कितना है? फिर 4 नंबर पे 1.5 मार्क मिलता है, 2 मार्क मिलता है. फिर लगता है कि कितना खराब है ICI. बट ICI ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वो नीचे नहीं गिरने वाला है आपके लेवल पे. यू आर सपोज टू रेज योर स्टैंडर्ड विद द स्टैंडर्ड ऑफ द ICI. ओके, तो कोई भी बहकावे में मत आओ, इज्जत से लॉ को तुम पढ़ाई करो. मैं आपको बोल रही हूं, मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि बहुत दर्द है मेरे सीने में. 2-4 दिन ही हुआ है फाउंडेशन का रिजल्ट आके, और बच्चा जेन्युइनली लॉ में रोया है. मतलब 30% पासिंग रिजल्ट था, 70% बच्चे फेल हुए फाउंडेशन. ये 70% बच्चा जो फेल हुआ है ना फाउंडेशन, 50% इज बिकॉज ऑफ लॉ. और आप, उनका तो पेपर हो गया, आपका पेपर आपके हाथों में है. वो दर्द में आप ना रो, इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूं, पढ़ो तुम इज्जत से. देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट यू हैव. और करोगे तो ही होगा. और इसीलिए डे 1 से आई वॉज वेरी क्लियर, दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच जो मैं 5 सालों में एक बार लेती हूं, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द कोर्स. मैंने आप लोगों को रिविजन लेक्चर्स या फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दिए ही नहीं फॉर द न्यू टॉपिक्स एडेड. क्योंकि देखो ना हमारा कितना फास्ट हो रहा है. हमारा चैप्टर 7 जो है लिटरली हुआ है 8 दिनों में, जो हमारी मेन बैच में होता है 20 दिनों में. अगर ऐसा मैं शॉर्टकट आपको LLP, फॉरेन कंपनीज और इसके लिए देती थी मैं, FEMA के लिए, यू वुडंट हैव डन जस्टिस टू द टॉपिक्स, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट. हाँ, अगली बैच जो होगी फास्ट ट्रैक की, उसके लिए मैं मेन लेक्चर्स थोड़ी ना दूंगी, बिकॉज दीज पीपल हैव ऑलरेडी डन द टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेन बैच. बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द ओनली टॉपिक्स थ्रू विच इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू जज कि आपने नए टॉपिक्स को कवर किया है या नहीं किया. क्योंकि जो रिपीटर बच्चा है उसने ओरिजिनली वो टॉपिक्स नहीं किए थे, और नया बच्चा जो है उसने वो ओरिजिनली टॉपिक्स किए. तो एक तो अमेंडमेंट्स और दूसरा है दीज न्यू टॉपिक्स. इस बार आपके लिए अमेंडमेंट्स कुछ खास है नहीं, तो द ओनली बाइफर्केशन इज दीज न्यू टॉपिक्स. इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग, जितना भी आपका बैकलॉग है रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनीज, LLP एंड FEMA, उसको कवर कर लो. हम लोग क्या करेंगे, 15th को टेस्ट रखेंगे. आज क्या है, 12 तारीख, 13-14 आपके पास है और 15 की आपके पास सुबह है. भले तो हम चैप्टर 2 नहीं रखते हैं फिर, बट चैप्टर 2 मेरा हुआ नहीं है ना अभी तक, कंप्लीट ही नहीं हुआ है मेरा चैप्टर 2, क्योंकि ये सेक्शंस थोड़े से बड़े बड़े सेक्शंस है. आपको चैप्टर 7 है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली हूं. चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और सारे नए टॉपिक्स FEMA, फॉरेन कंपनीज एंड LLP. कल और परसों भले ही छुट्टी ले लो आप, बट ये टॉपिक्स आप कवर करो, प्रिपेयर करो कि अगर एग्जामिनेशन है तो मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं, यहीं पे खत्म कर दो. वापस से आपको चैप्टर्स लेने की जरूरत ही नहीं है, और आप 15th को टेस्ट दो. और ऐसे करके मैं और 1-2 टेस्ट ले लेती हूं. मैंने स्टार्टिंग पे डे 1 पे बोला था फास्ट ट्रैक को कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, बट मैं लेना चाहती हूं, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होता है ना, तब तक आप पढ़ते ही नहीं हो. आप पढ़ो, वो एनवायरमेंट, वो प्रेशर फील करो, तो ही आपकी एफिशिएंटली पढ़ाई होगी. अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस वे. नहीं तो ऐसे ही अभी हो जाएगा यार, कुछ दिनों में, 20 दिनों में बैच खत्म हो जाएगी. फिर हम आएंगे, हम पढ़ाएंगे, क्लासेस खत्म होगी. भले तो 20 दिन नहीं, 25 दिन बाद बैच खत्म होगी. 2 दिन छुट्टी देंगे, आप टेस्ट लेंगे. अगली बार भी जो अगले 4-5 चैप्टर्स रहेंगे, हम 2 दिन आपको छुट्टी देंगे और टेस्ट लेंगे. तीसरी बार भी 2 दिन छुट्टी देंगे और टेस्ट लेंगे. बट वो 2 दिन छुट्टी देना और टेस्ट देना इज वर्थ इट, क्योंकि पढ़ना तो है ही आपको क्लास के बाद भी. तो अभी पढ़ लो, थोड़ा 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 थोड़ा. पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और ऐसे करके 3 टेस्ट ले लेंगे हम लोग. पढ़ोगे तो आप लोग उस बहाने से, नहीं तो नहीं होता. क्या किया आप लोगों ने सैटरडे संडे, देखा मैंने रिएक्शन. नहीं पढ़ते हो आप लोग खुद से, होमवर्क भी नहीं करते हो आप, तो टेस्ट के बहाने से आप पढ़ोगे, आई नो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा.
यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। और वर्चुअल किड्स आप लोगों का भी मैं वेबिनार लूंगी अलग से, एंड आई विल डिस्कस हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द टेस्ट। ये लोग फेस टू फेस बच्चे जिस टाइम पे टेस्ट देंगे उसी टाइम पे आप लोग भी घर पे बैठे बैठे टेस्ट दोगे, ओके। चलो देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो इससे रिलेटेड कर लेते हैं। और कुछ है क्या, देखो तो सेक्शन 12 से रिलेटेड। है क्या और कुछ? सिर्फ इतना सा तो हो गया, फिर 30% अगर सिलेबस डिवाइड करना है तो कैसे होगा मेरा? इतने टेस्ट थोड़ी ना हो गए बेटा, फिर 3-3 चैप्टर्स अगर अपन लेते बैठेंगे तो कब अपना सिलेबस को 30% में अपने को डिवाइड करना है ना। तो चार्जेस वाला चैप्टर रखती हूँ, ऐसा करती हूँ, फिर चार्जेस वाला छोटा है 7 नहीं रखती हूँ फिर। तो आप अच्छे से फेमा, फॉरेन कंपनीज और एलएलपी कर लो और चार्जेस उसके साथ रखती हूँ। तो 2, 7 और आगे के हम सेकेंड लॉट में रखेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। और फिर 5 ले लेती हूँ मैं, 5 छोटा है, और 3 ले लेती हूँ। तो अगले अपन ऐसे 2, 3, 5 और 7 ऐसा कुछ अपन कॉम्बिनेशन रख लेते हैं, है ना। समझा आपको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो एटलीस्ट अगर 7 नहीं तो आप 6 तो रखो यार, नहीं तो बहुत ही कम कंटेंट हो जाएगा, है ना। ये 3 ले लो आप, फॉरेन कंपनीज, एलएलपी, फेमा एंड चैप्टर नंबर 6 ले लो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट में फिर हमारा चैप्टर 7 और 2 तो रहेगा, 3 और 5 भी ले लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। देखो ये छोटे छोटे कुछ हाँ, Naveen incorporated a 1-person company with his sister Navita as the nominee. Navita is leaving India permanently due to her marriage abroad. So she wants to withdraw her consent. If Namita is leaving India, is it mandatory to withdraw the consent? No. क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. Along with that, if Namita maintained the status of resident of India after a marriage, then she can continue. हाँ, she can still continue, but अब फर्क नहीं पड़ता है. ये एक्चुअली 19 का क्वेश्चन है ना, तब फर्क पड़ता था, इसलिए ऐसे 2 केसेस है. अब तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया में रह भी रहे हो या नहीं रह रहे हो. प्रियंका चोपड़ा को याद कीजिए, है ना. आज जो हमने किया इन 2 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ है क्या? आई थिंक इतने ही है ना. एक ऐसा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सेक्शंस है इस चैप्टर में, बट मई 2022 में इंस्टीट्यूट ने ये सब नहीं पूछा. देखो ना सवाल क्या पूछा. सफाया प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल्स अलोंग विथ इट्स मेमोरेंडम एज ऑन 1st July. The directors of the company seek your advice regarding the effect of registration of the company. मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती तो उसका इफेक्ट क्या होता है on the company and its members. तो इसमें 2 सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं, सेक्शन 9 एंड सेक्शन नंबर 10. Effect of incorporation. A separate person is now born in the eyes of law, who has a perpetual succession, who can buy assets in its own name, incur liabilities in its own name, it can sue and be sued in its own name. और मेमोरेंडम और आर्टिकल का इफेक्ट ये होता है that it will be considered as if every member has entered into a contract with the company. Thus, the members are bound towards the company. The company is also bound towards the members. तो यही सारी बातें लिखी गई है अंडर सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10. इसके ऊपर पूछ लिया मई 2022 में पेपर. सोचो आप,
रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंजिंग के बारे में, आर्टिकल्स के चेंजेस के बारे में, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में कुछ नहीं पूछा। सेक्शन 19 के सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में परचेस नहीं कर सकती वो नहीं पूछा। 9 और 10 जो फाउंडेशन के क्वेश्चंस हैं उस बारे में इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सवाल पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है ना? ठीक है, तो एक काम करते, कल और परसों आप लोग छुट्टी ले लो। 15th को क्लास के टाइम में 45 मिनट्स का आपका 25 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। फेमा, LLP, फॉरेन कंपनीज एंड चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। फुल दिल लो जा से प्रिपेयर करो, ऐसे प्रिपेयर करो कि दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दीज टॉपिक्स। इसके बाद मेरे को वापस से ये टॉपिक्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 डे बिफोर उसी तरह से अब आप प्रिपेयर करो। ठीक है, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक लर्न नहीं होता है देखो, सॉल्व करो क्वेश्चंस एंड देन गिव द टेस्ट। ओके, थैंक यू, सी यू गाइज, बाय बाय। आई थिंक सो, क्योंकि पूजा मैम मेरा और आनंद सर का बोला क्या मैम ने? ठीक है, मेरा भी टाइमिंग में ग्रुप पे बता दोगी फिर आपको। बट 15th को तो क्या 15th को भी टाइम चेंज है क्या? ओ, तो ठीक है, 15th को भी टेस्ट कितने बजे होगा मैं बता देती हूँ आपको ग्रुप पे। मेरा तो